अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के MCQs चैप्टर नंबर 5 के फोर्स एंड मैटर के। इसको समझेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे वो समझेंगे और जो बुक के न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवाऊँगी। जब तक हम MCQs कंटिन्यू करते हैं तो MCQs के लिए अपनी बुक अपने साथ रखिएगा ताकि आपको सब चीज़ों का आइडिया रहे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्या ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, क्या करेक्शन करनी है। तो चलते हैं अपने पेज नंबर 150 पे, बुक अपने सामने रखिएगा। फर्स्ट MCQs है द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लचेज आर यूज्ड। जो स्प्रिंग यूज़ होते हैं ब्रेक में और क्लचेस के अंदर, क्लचेस कहते हैं जो बाइक के अंदर हमारे पास हैंडल के पास लगा होता है, जिसको इस तरह से दबाते हैं और वापस अगर हम छोड़ते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो उसके अंदर भी स्प्रिंग टाइप की चीज़ लगी हुई होती है। तो उसको जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं, टू रीस्टोर ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि जो अगर हम उसको खींचें और वापस छोड़ें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए, या फिर टू मेजर फोर्स मेजर करने के लिए, टू एब्जॉर्ब शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, या टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो हमें पता है रीस्टोर ओरिजिनल पोजीशन के लिए हम स्प्रिंग को यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम स्प्रिंग को प्रेस करें और वापस छोड़ें तो स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो नंबर 1 का ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको लिखती भी जाती हूँ साथ साथ, टू स्टोर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, के बाद सेकेंड MCQ देखते हैं। इफ़ द मटेरियल रिकवर्स द ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, दिस डिफॉर्मेशन इज नोन एज डैश डिफॉर्मेशन। उसने बता तो दिया है कि ये डिफॉर्मेशन कहलाती है, लेकिन किस तरह की डिफॉर्मेशन कहलाती है, इन इलास्टिक, परमानेंट, इलास्टिक या इरिवर्सिबल। ये वाली जो डिफॉर्मेशन है वो इलास्टिक कहलाती है, यानी कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी एक तरह से हमारे पास आ गई है कि अगर कोई मटेरियल रिकवर कर जाता है अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को तो उसको जो है वो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स जो है उसकी रिमूव कर दें तो उसको क्या कहा जाता है, इलास्टिक कहा जाता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है, इलास्टिक। ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक, कौन सा जो है वो मटेरियल मोर इलास्टिक है। तो हमारे पास ऑप्शन है रबर जो है वो इलास्टिक है, ग्लास इलास्टिक है, स्टील इलास्टिक है, या फिर वुड इलास्टिक है। तो हमें पता है कि रबर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इलास्टिक है, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है ज़्यादा, ताकि आप कोई भी रबर आप उसको स्ट्रेच करें और वापस छोड़ें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। नंबर 4 की बात करते हैं। इफ़ अ स्प्रिंग स्ट्रेच इजीली, स्प्रिंग जो है वो अगर आराम से खींच रहा है, ठीक है, उसको इजीली खींचा जा सकता है, देन इट स्प्रिंग कांस्टेंट हैज़, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या होगा, लार्ज वैल्यू होगी उसकी, स्मॉल वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, या फिर A एंड B बोथ, यानी कि लार्ज और स्मॉल दोनों। तो हमें पता है कि स्मॉल वैल्यू जो है होगी अगर वो इजीली खींच रहा है, अगर वो मुश्किल से खींचेगा तो उसकी लार्ज वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू। नंबर 5 पे देखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर होता है। इसको हम यहाँ पे और की तरह मैं आपको बता देती हूँ, समटाइम्स ये वाली कंडीशन नहीं आती, इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे अगर नीचे होगा तो +1 होगा, ऊपर आ जाएगा तो -1 होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्प्रिंग्स ओबे हुक्स लॉ, ये न्यूमेरिकल आ गया। फॉर अर्लियर एक्सटेंशन एंड व्हेन द स्प्रिंग बिकम डैमेज इट डज नॉट अपीयर टू डू सो, एस्टिमेट द ग्राफ आफ्टर एडिशन ऑफ विच हाइट द स्प्रिंग डैमेज। ठीक है, हमने उसको बताना है कि कौन सी पोजीशन पे आके स्प्रिंग जो है वो डैमेज हुआ है। तो हमें पता है कि ग्राफ में कर्व कहाँ आ रहा है, 8 न्यूटन पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम ग्राफ को देखें तो जब तक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जैसे ही अगर हम 8 न्यूटन पे गौर करें जो कि वैल्यू है 1.5, तो वहाँ से हमारे पास कर्व आना शुरू हो चुका है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, 8 न्यूटन। ठीक है, 8 न्यूटन। ठीक है, नंबर 7 हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ
यूनिट। तो इनमें से पास्कल जो है वो यूनिट नहीं है, बार यूनिट नहीं है, या फिर एटमॉस्फेयर या न्यूटन। तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो यूनिट नहीं है? किसका यूनिट नहीं है? प्रेशर का यूनिट नहीं है। तो प्रेशर के लिए हम पास्कल भी यूज़ करते हैं, बार भी यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी टर्म यूज़ की जाती है, लेकिन प्रेशर के लिए कभी भी हम न्यूटन को यूज़ नहीं करते। तो नंबर 7 आ जाएगा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को कभी भी हम यूज़ नहीं करते, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू प्रेशर। नंबर 8 है इफ़ अ मेटल ब्लॉक अप्लाइज अ फोर्स 20 न्यूटन ऑन द एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर बीइंग अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द एरिया ऑफ। तो हमने एरिया बेसिकली खुद से फाइंड करना है। तो पहले हम चीज़ों को लिखेंगे, डाटा लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास जो आंसर आया है वो ऑप्शन में है या फिर नहीं है। तो ये तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, छोटा सा। ये हम देखेंगे पहले, ये गिवन डाटा देखेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स गिवन है विच इज़ 20 न्यूटन। यूनिट साथ साथ लगाया करें क्योंकि डाटा के भी मार्क्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास एरिया गिवन है विच इज़ 5 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, टू फाइंड में हम लिखेंगे क्या फ़ाइंड करना है। हमने फ़ाइंड क्या करना है, हमने जो है वो पी फाइंड करना है। पी फाइंड करने के लिए जो हमें पता है सॉल्यूशन विच इज़ पी इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ़ ओवर ए आ जाएगा। वैल्यू हमारे पास गिवन है, एफ़ हमारे पास क्या आ जाएगा 20 और एरिया हमारे पास है 5। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट होके 4, 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 4 20। तो 4 और साथ साथ हम जो है वो यूनिट भी लगा देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हमने यूनिट भी लगा दिया। अब देखते हैं कि ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है या नहीं है। तो ऑप्शन ये वाला गिवन है विच इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो गिवन है विच इज़ 4 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 9 और 10 को देखते हैं। नंबर 9 है हमारे पास। नंबर 9 हमारे पास जो मौजूद है वो है कुछ, अ कंटेनर विथ 3 स्पॉट, द कंटेनर इज़ फिल्ड विद द वाटर, लेट द वाटर पोर आउट, यानी कि पोर मतलब बाहर डालना, पोर आउट ऑफ द स्पॉट। वाई डज द जेट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉटम स्पॉट्स गोज़ आउट फ्रॉम द कंटेनर। ठीक है, तो हमने उसको बताना है कि किस वजह से ये सारी सिचुएशन हुई है। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन है प्रेशर डिक्रीज विद डेप्थ, प्रेशर जो है वो डेप्थ की वजह से कम हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, अगर डेप्थ ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, डेप्थ कम होगी तो प्रेशर कम होगा। अगर ये वाला रिलेशन है तो ये भी बताना है। उसके अलावा हमारे पास है मोर वाटर अवेलेबल टू फ्लो आउट फ्रॉम द बॉटम, या फिर डेंसिटी ऑफ द वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। तो हमें पता है राइट ऑप्शन क्या है, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे डेप्थ जो है वो ज़्यादा होती जाती है। नंबर 9 है हमारे पास प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। तो इस तरह से आज हमारा क्लास 9 के चैप्टर नंबर MCQs जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी, MCQs आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।